नमस्ते। आप सभी का वैज्ञानिक दिनदर्शिका दैनंदिन जीवन में इस चर्चा सत्र के आज के कड़ी में स्वागत है। आज के कड़ी में हम जिस व्यक्ति से आपका परिचय करवाना जा रहे हैं वो एक्चुअली हमारे राष्ट्रीय दिनदर्शिका के साथ जुड़े हुए हैं। वो हमारे राष्ट्रीय दिनदर्शिका के सदस्य हैं। मैं अपना इस चर्चा सत्र का शुरुआत उन्हीं के परिचय से करवाना चाहता हूँ। नमस्ते किशोर काकड़े जी। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। जी। मैं छोटा सा परिचय अपना देना चाहता हूँ। मैं हूँ किशोर काकड़े, बेळगाव कर्नाटक में रहता हूँ और पिछले 7 सालों से बेलगाम में हूँ। उससे पहले 37 साल मैंने मंगलूर में कुद्रेमुख कंपनी, इस सरकारी सार्वजनिक कंपनी में नौकरी के लिए वहां मेरा वास्तव्य था। और 2018 से मेरा राष्ट्रीय दिनदर्शिका से परिचय हुआ। वो भी पुणे में जब मैं गया था तब वहां श्री अभय मराठी जी मिले और उन्होंने मुझे राष्ट्रीय दिनदर्शिका कैलेंडर की एक कॉपी दी और उस दिन से मैं राष्ट्रीय दिनदर्शिका से जुड़ चुका हूं और जितना हो सके मेरी ओर से मैं काम करने का प्रयत्न कर रहा हूं। जैसे कि आपने बताया कि आप राष्ट्रीय दिनदर्शिका के साथ काम कर रहे हैं और अभय मराठी जी के साथ आपकी पहली मुलाकात किस तरह से हुई, इसके बारे में आप थोड़ा सा परिचय दे सकते हैं तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। पुणे में एक छोटा सा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम था। वो कार्यक्रम था मी सावरकर व्हाट्सएप वक्तृत्व स्पर्धा, जिसमें अच्छा। मैंने भाग लिया था बेलगाम में बैठकर और उसमें मुझे छोटा सा पुरस्कार मिला था। जब मैं फर्ग्यूसन कॉलेज के अंदर जा ही रहा था तो बाहर एक आईएएस अधिकारी सुश्री लीना महेंद्र जी खड़ी थी। उनसे मैं बेलगांव में मिला था और मैंने लीना महेंद्र जी से नमस्कार किया और कहा कि मैं बेलगांव से आया हूं और चंद महीनों पहले आप और हम बेलगांव में मिले थे। तो बिल्कुल उनके सामने श्री अभय मराठी जी खड़े थे और उन्होंने अपना परिचय देते हुए मेरे हाथ में वह राष्ट्रीय दिनदर्शिका की एक कॉपी दी। बेलगाम आने के बाद मैंने वह राष्ट्रीय दिनदर्शिका पढ़ी, अभय जी से मैंने संपर्क किया। बाद में सितंबर महीने में अभय जी बेलगाम आए, हमारे साथ 4-5 दिन बेलगांव ठहरे। विविध महाविद्यालय, विद्यालय, संस्थाएं, विवेकानंद केंद्र, यहाँ अभय मराठी जी ने राष्ट्रीय दिनदर्शिका की जानकारी दी। यहाँ उसी समय एक छोटा सा एफएम रेडियो स्टेशन भी शुरू हुआ था, वहां भी मैं अभय जी को लेके गया और वहां भी सभी लोगों के लिए अभय जी ने राष्ट्रीय दिनदर्शिका की जानकारी दी और उस दिन मैं राष्ट्रीय दिनदर्शिका का एक आजीवन सदस्य भी बन गया हूं। उस दिन से आज तक अभय मराठी जी बीच बीच में संपर्क करते रहते हैं और हमारा काम कैसा चल रहा है इसके बारे में जानकारी देते हैं और प्रेरणा भी देते हैं। अच्छी बात है कि जैसे कि आपने कहा कि उनके साथ आप वक्त गुजारा और दिनदर्शिका के बारे में आपने जानने की कोशिश की, तो आपको ऐसी क्या प्रेरणा मिलती है कि इस दिनदर्शिका को, जो राष्ट्रीय दिनदर्शिका हम कहते हैं, जो भारत सरकार के अधिकृत 1957 में इसे पारित किया हुआ है, तो आप जी हाँ, आपके जीवन में ऐसा कौन सा प्रेरणा आपको मिल रही है कि इस दिनदर्शिका के लिए आप काम कर रहे हैं और इस दिनदर्शिका को आप दैनंदिन जीवन में यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल। जैसा जैसा कि मैंने बताया कि मैं मंगलूर में एक सरकारी कंपनी में काम कर रहा था। जी जी। भारत सरकार की यह नीति है, यह एक पॉलिसी है कि भारत सरकार के कर्मचारी हिंदी राजभाषा में काम करें। जिस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान लागू हुआ है उस दिन से संविधान में ये नियम बनाया गया है कि जितने भी सरकारी कार्यालय है, केंद्र सरकार के कार्यालय, जी जी। उनमें हिंदी में काम हो जाना चाहिए और हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी काम हो जाना चाहिए।
वैसे वास्तविकता देखी जाए तो इन कार्यालयों में काम कैसे चलता है ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन मैं हिंदी से जुड़ा हुआ था और इसलिए राष्ट्रीय दिनदर्शिका का विषय जब मुझे पता चला तब मुझे लगा कि अरे यार ये तो हिंदी के साथ ही जुड़ा हुआ और एक राष्ट्रीय अस्मिता का एक कार्यक्रम है, एक मुद्दा है। जी। जैसे हमारे देश की राजभाषा हिंदी है, उसी प्रकार हमारे देश का कैलेंडर यानी दिनदर्शिका वही दिनदर्शिका है जो राष्ट्रीय दिनदर्शिका है। और सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक विद्वान शाहजी से बुलाकर उनके अंतर्गत एक विद्वानों की कमेटी बनाकर यह राष्ट्रीय दिनदर्शिका केवल बनाई नहीं बल्कि पार्लियामेंट से उसके लिए अनुमति ली और विशेष रूप से यह राष्ट्रीय दिनदर्शिका हमारे हिंदुस्तान की एक अधिकृत नेशनल कैलेंडर है, ऐसी अनुमति पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी। लेकिन जैसा हिंदी के साथ हुआ, जैसा हमारे अन्य राष्ट्रीय फूल राष्ट्रीय प्राणियों के साथ होता है, वही हालत हमारे राष्ट्रीय दिनदर्शिका के बारे में हुई। इसलिए मुझे एक छोटा सा गीत अभी यहाँ याद आ रहा है। वो गीत ये है कि स्वयं अब जाग कर हमको जगाना है देश अपना, स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। इसका मतलब मुझे दैनंदिन जीवन में जितना हो सके उतना हिंदी का उपयोग करना चाहिए और उसी प्रकार ग्रेगोरियन कैलेंडर को अलग रखकर मुझे राष्ट्रीय दिनदर्शिका का उपयोग करना चाहिए। वैसे आज का दिन एक बहुत ही अच्छा दिन है, शुभ दिवस है, क्योंकि कल यानी 21 मार्च हमारे राष्ट्रीय दिनदर्शिका के अनुसार यह साल का अंतिम दिवस है। जैसे कि 31 दिसंबर हम लोग मनाते हैं बहुत सारे कार्यक्रम करके, उसी प्रकार कल यानी 21 मार्च को हमें यह वर्ष का अंतिम दिन मनाना चाहिए, क्योंकि 22 मार्च को यानी 1 चैत्र 1943 को हमारा नववर्षारंभ हो रहा है। इसलिए इस वीडियो के जरिए मैं हमारे सभी दर्शकों को, हमारे सभी राष्ट्रीय दिनदर्शिका के सभी कार्यकर्ताओं को और सभी हितचिंतकों को मैं ये कहना चाहूंगा कि आने वाला नया साल नववर्ष जो 1 चैत्र 1943 सोमवार से शुरू हो रहा है, वो सबके लिए अच्छा हो, शुभ हो, मंगलमय हो और कोरोना मुक्त हो। आपने अच्छी बात कही है कि सब दर्शकों को आपने शुभेच्छा दिया है। इसके साथ मैं 2 शब्द ये जोड़ना चाहता हूँ कि आपको सबको नया वर्ष शुभ हो और इस नवा वर्ष जो राष्ट्रीय दिनदर्शिका के साथ चलता है इसका समझ के दैनंदिन जीवन में उपयोग करना चाहिए। तो मैं सभी दर्शकों से मेरी तरफ से और राष्ट्रीय दिनदर्शिका की तरफ से भी निवेदन करता हूं कि आप सभी राष्ट्रीय दिनदर्शिका को समझ के और इसका दैनंदिन जीवन में उपयोग करने के लिए आग्रही रहेंगे। मुझे अगला प्रश्न आपसे ये पूछना है कि आपने जब दैनंदिन जीवन में ये राष्ट्रीय दिनदर्शिका उपयोग में लाने के लिए शुरू किया तो आपका अनुभव क्या रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लोगों को लेक्चर देना बहुत आसान है, इस प्रकार वीडियो के जरिए लेखों के जरिए लेक्चर देना बहुत आसान है, विचार रखना बहुत आसान है। लेकिन अंग्रेजी में एक बहुत ही सुंदर वाक्य है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत अपने घर से, अपने जीवन से हो जानी चाहिए। मेरा यहाँ एक छोटा सा फाउंडेशन है जिसका नाम है काकड़े फाउंडेशन, और काकड़े फाउंडेशन के माध्यम से साथ ही साथ विवेकानंद केंद्र के माध्यम से हम यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं विद्यालयों में, महाविद्यालयों में। जब उस कार्यक्रम का प्रमाण पत्र या निमंत्रण पत्र हम बनाते हैं तो ग्रेगोरियन तारीख का उल्लेख उसमें जरूर करते हैं, लेकिन साथ ही साथ
राष्ट्रीय दिनदर्शिका का दिनांक जो होता है जी उसका भी हम उल्लेख करते हैं। उसी प्रकार मेरे काकड़े फाउंडेशन के जरिए जब भी मैं किसी को प्रमाण पत्र या सम्मान पत्र देता हूं, उसके उदाहरण, उसके एग्जाम्पल मैं बाद में आपको भेजूंगा। ठीक उसमें भी मैं ये देखता हूं कि राष्ट्रीय दिनदर्शिका का दिनांक उस पे जरूर हो। होता क्या है, जब लोग ऐसा निमंत्रण पत्र या ऐसा सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र अपने हाथ में लेते हैं और अंग्रेजी तारीख के साथ साथ उस पे राष्ट्रीय और दिनांक, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख ये सब पढ़ते हैं तो पूछते हैं कि ये क्या है। तो उस जी समय मैं जी राष्ट्रीय दिनदर्शिका की भी जानकारी उन्हें देता हूँ। और हमारे पास जो छोटी सी पुस्तिका है जो मराठी जी ने मेरे पास दी है, वो पुस्तिका पुरानी है लेकिन उसमें जो जानकारी है वो बिल्कुल नई है, ताजी है और लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। वो पुस्तिका भी मैं लोगों को देता हूं ताकि लोगों को पता चले कि राष्ट्रीय दिनदर्शिका क्या है। जाते जाते ये भी मैं बताना चाहूंगा कि हमारी यह राष्ट्रीय दिनदर्शिका हिंदू कैलेंडर बिल्कुल नहीं है, ना ये ईसाई कैलेंडर है, ना ये हिज्र यानी मुसलमानों की कैलेंडर है। ये हमारे भारतीय देश की, हिंदुस्तान देश की राष्ट्रीय दिनदर्शिका है। जैसे कि आपने कहा कि ये दिनदर्शिका किसी धर्म से जुड़ी हुई नहीं है, तो इस पे मुझे एक छोटा सा वाक्य याद आता है। किसी ने तो कहा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं किसी ने कहा था, लेकिन ये इस तरह से था कि जैसे सूरज दिन शुरू होता है, सूरज उगता है तो वो हर किसी को प्रकाश देता है, चाहे वो गरीब हो, श्रीमंत हो या कोई भी हो, तो वो भेदभाव नहीं करते। तो उसी तरह से हमारी दिनदर्शिका किसी धर्म जाति की नहीं है, इसलिए ये निष्पक्ष जो दिनदर्शिका है, इसकी हर एक ने समझ के लेके इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। आखिरी में मैं आपसे एक सवाल जज ये पूछना चाहता हूँ कि आप जनता के लिए क्या ऐसा संदेश देना चाहोगे कि जिससे जनता इसके बारे में समझ सकते हैं कि ये राष्ट्रीय दिनदर्शिका दैनंदिन जीवन में किस तरह से इस्तेमाल करना है और ये किस तरह से शास्त्रीय है। जैसा अटल जी की एक कविता है, भारत कोई जमी का टुकड़ा नहीं है। जी जी भारत कोई जमी का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। उसी प्रकार तिरंगा ध्वज कोई कपड़े का टुकड़ा नहीं है। इसके लिए हमारे जवान अपनी जान देते हैं जी और कहते हैं, या तो तिरंगा ऊंचा फहरा कर मैं आऊंगा, नहीं तो तिरंगे में लिपट कर घर वापस आ जाऊंगा। यानी कि राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र, हमारा राष्ट्र गीत, हमारा राष्ट्रीय पूरे पूरे चिन्ह, ये हमारे अस्मिता के विषय है। उसी प्रकार राष्ट्रीय दिनदर्शिका भी हमारी राष्ट्रीय अस्मिता है, राष्ट्रीय गर्व की बात है। अभय मराठी जी ने मुझे कहा था कि सूर्य का एक नाम दिनकर भी है, दिनकर से दिन और दिन से दिनदर्शिका। जी जैसा जी कि मैंने बताया, हिंदी केवल हमारे देश की राजभाषा नहीं है। मेरे एक परम मित्र है डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल, जो एक बहुत ही बड़े विद्वान है। उन्होंने पूरी दुनिया के एम्बेसी के साथ पत्र व्यवहार करके ये जानकारी प्राप्त की है और दुनिया के सामने ये सच्चाई रखी है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लिखी, समझी और बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजों की अंग्रेजी नहीं है, चीन वालों की मंदारिन नहीं है, बल्कि आपकी, हमारी भारत माँ की हिंदी भाषा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा समझी, लिखी और बोली जाने वाली भाषा है। उसी प्रकार भारतीय दिनदर्शिका केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं हो सकती, वो पूरे विश्व के लिए हो सकती है, क्योंकि वह खगोल के ऊपर आधारित है, साइंस के ऊपर आधारित है, सूर्य चंद्र भ्रमण के ऊपर आधारित है। और जैसा कि आपने 2 मिनट पहले बताया, चंद्र सूर्य सबके लिए समान होते हैं, जी चाहे वो अमेरिका वासी हो, हिंदुस्तान वासी हो या पाकिस्तान वासी हो, चाहे वो औरंगाबाद वासी हो या बेलगाम वासी हो।
सूरज चंद्र सबके लिए एक होते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय दिनदर्शिका केवल हिंदुस्तान की नहीं हो सकती, पूरे विश्व की भी हो सकती है। ऐसा मैं बड़े गर्व के साथ और बड़े सार्थकता के साथ बताना चाहूंगा। धन्यवाद किशोर जी, आपने हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ आपके विचार साझा किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय।